नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जिस बहस की शुरुआत हुई थी वह बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता रद्द होने के बावजूद खत्म होती नहीं दिख रही है। इराक, लीबिया, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, इंडोनेशिया समेत करीब 16 देशों ने बीजेपी के नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर भारत की निंदा की है। कई देशों ने तो भारत से माफी मांगने तक को कहा। नौबत यहां तक आ गई कि विदेश मंत्रालय को बयान जारी कर कहना पड़ा कि ऐसे बयान भारत का आधिकारिक मत नहीं है बल्कि फ्रिंज एलिमेंट्स की राय है। सोचिए, देश में बीजेपी की सरकार है लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की वजह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को न केवल विश्व के सामने पीछे हटना पड़ा बल्कि अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट्स तक कहना पड़ा। सवाल उठता है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी का प्रवक्ता किसने बनाया और किस आधार पर बनाया था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी क्या बिना सोचे समझे किसी को भी प्रवक्ता बना देती है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता की एक गलती की वजह से आज सभी देशों को बोलने का मौका मिल गया है। खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यूएई, सऊदी अरब और इराक तीनों देश भारत के तीसरे, चौथे और पांचवें बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। इसके अलावा इन इलाकों में लाखों भारतीय रहते हैं और अरबों डॉलर कमाकर भारत भेजते हैं। यही वजह थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने भारत की सत्ता संभाली तो विदेशी नीति में खाड़ी के देशों को काफी तवज्जो दी गई। हालांकि इस विवाद की वजह से अब कुवैत से लेकर कतर तक भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो चुका है। इन सब घटना में महत्वपूर्ण यह है कि नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान जो कुछ भी कहा उसको लेकर देश के अंदर और बाहर सभी को बोलने और एकजुट होने का मौका मिल गया है। यही वजह है कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च 2019 में यूएई ने जब भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ओआईसी की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी थी कि वो ओआईसी की बैठक का बहिष्कार करेंगे। लेकिन यूएई ने कुरैशी की धमकी को खारिज कर दिया और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक को संबोधित किया। यह तो हुई विदेश की बात, अब करते हैं देश की बात। कानपुर में पिछले शुक्रवार को इसी मसले को लेकर हिंसा भड़क गई थी। तब पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पास के परौंक गांव में सरकारी दौरा था। इस घटना के बाद से मुजफ्फरनगर से काशी तक यूपी में सख्ती बरती जा रही थी। आसमान में ड्रोन से जुमे की निगरानी की जा रही थी तो जमीन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। इसके बावजूद सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ समेत कई छोटे बड़े शहरों से विरोध प्रदर्शन की खबर आ रही है। प्रयागराज से भी पथराव और झड़प की खबरें हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और हैदराबाद के कुछ इलाकों से भी प्रदर्शन की खबर आई है। इससे पहले राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन में उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी से निलंबित करना या बर्खास्त करना काफी नहीं है। हालांकि जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना था कि ये ओवैसी के लोग हैं। सवाल उठता है कि क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी प्रवक्ता के एक गलत बयान की वजह से आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि इस बयान के खिलाफ पूरे देश में मुसलमानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो क्या जिस तरह राम के नाम पर देश में हिंदुओं को इकट्ठा करने की कवायद शुरू हुई और बाद में उसका भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, आने वाले दिनों में अब पैगंबर मोहम्मद के नाम पर भी देश में मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होने जा रहा है और आने वाले समय में इसका भी राजनीतिक इस्तेमाल होगा, या फिर यह भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट की तरह खत्म हो जाएगा। आज हमारे साथ बातचीत के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों राजनीतिक धुरंधर माने जाते हैं, राहुल देव जी और प्रेम कुमार जी। नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल उठता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए विवादित बयान को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, क्या उसका हश्र भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट की तरह होगा? राहुल देव सर, आपसे शुरुआत करूंगा, इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर का, ज्यादा व्याप्ति वाला
विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन भी है और शक्ति प्रदर्शन भी है। और ये भी बहुत साफ है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से किया जा रहा है। ये अचानक स्वतः स्फूर्त इतने जगह पर भीड़ का प्रदर्शन करना, पत्थरबाजी होना और पुलिस से लड़ाई, और अब रांची में कर्फ्यू की नौबत भी आ गई है। तो और अभी मुझे लगता है कि और फैलता जा रहा है। हमें रात तक और भी कुछ खबरें मिल सकती हैं कि ये और कई जगह फैल जाएगा। तो ये एक नए तरह का एकत्रीकरण, संगठित विरोध और नाराजगी का प्रदर्शन हम देख रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन भी है। तो आपने खुद ही उन देशों के नाम गिनाए जहां पर इस मुद्दे पर विरोध हुआ, और अब उन शहरों की अगर हम गिनती करें तो लग रहा है कि 15-15 तो कम से कम देश और हमारे शहर हो ही गए हैं और शायद आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत एक नाजुक दौर में देश प्रवेश कर चुका है, और इस समय इससे सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, हमारे पुलिस बल कैसे निपटते हैं, कितनी संतुलन के साथ, जिसमें नरमी और सख्ती दोनों का एक संतुलन चाहिए, ये देखने की बात होगी, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है कि इसकी हैंडलिंग कैसी होती है और उसके बाद उसके परिणाम क्या निकलते हैं। क्योंकि ये तो तय है कि लगता है कि किसी एक स्तर पर ये फैसला हुआ है कि इस पे अपनी पूरी ताकत सरकार को दिखानी है, अपना पूरा दबाव सरकार पर बनाना है। वो एक समुदाय की ओर से दबाव होगा, वो राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी होगा, और एक दो तरह के मोर्चे अब खुल गए दिखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा है और एक देश के भीतर मोर्चा खुल गया है। तो ये एक मैं कहूँगा संवेदनशील क्षण पर देश खड़ा है, और हमें देखना होगा कि अब आगे सरकार का और राज्य सरकारों का रुख क्या होता है, और मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम नेतृत्व का रुख क्या होता है, ये भी देखना इस समय बहुत जरूरी हो गया। प्रेम सर, आपसे सवाल है कि योगी सरकार ने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी आरोपी पाए जाते हैं उनके साथ सख्ती से आप निपटिए। आपको क्या लगता है कि बतौर राज्य सरकार क्या आपको सख्ती दिखानी चाहिए या फिर कुछ और तरीका होना चाहिए जिससे कि हालात सुधर सके? देखिए दीपक जी, जब कोई उपद्रव होता है तो उसको शांत करने के लिए एक औपचारिक बयान भी इससे मांगा जा सकता है कि कहीं उपद्रव होगा तो हम सख्ती से निपटेंगे। लेकिन हम योगी आदित्यनाथ जी के बयान को उनकी पिछले बयानों के आलोक में देखेंगे। और जैसे कानपुर में अभी एक हफ्ता पहले ही हंगामा हुआ, उसके तुरंत बाद जो उनके बयान थे, उसके तुरंत बाद जो पुलिस का एक्शन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि सबका घर वो तोड़ ही डालेंगे और जो दंगा करेगा उसका घर हम गिरा देंगे। लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घटना घट गई और कानपुर में वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि जहांगीरपुरी के दंगे के बाद हुआ था कि घर तोड़ा जाने लगा था। अगर आप सख्ती के नाम पर कानून को हाथ में लेंगे और दंगाइयों को दंगा से रोकने के लिए जो कानून है उसका सहारा न लेकर के उनके घर गिराएंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि सरकार जब कानून को हाथ में लेगी तो आम जनता कानून को हाथ में लेने के लिए प्रेरित होगी। तो ये स्थिति खतरनाक है। इस हिसाब से हम देखें तो योगी आदित्यनाथ जी को अभी बयान देने में थोड़ा और संयम बरतना चाहिए कि पिछले पहले भी आप ऐसा बयान देते रहे हैं और अब भी उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस बयान को हम इस रूप में देखते हैं। और दूसरी तरफ बात ये है कि हम इस स्थिति को रोक सकते थे। पूरे देश में जो ये पैगंबर पर जो टिप्पणी आई नूपुर शर्मा जी की या नवीन जिंदल जी की, तो उसके बाद लगभग 10 दिन लग गए एक प्रतिक्रिया देने में। और इस 10 दिन में इंतजार किया गया कि इसके खिलाफ लोग इकट्ठा हो, दुनिया के देश इकट्ठा हो। तो ये हमारी वैदेशिक नीति की फेलियर है कि हमने उनके गोलबंद होने को समझा नहीं या इसकी इंटेंसिटी की इस घटना को समझा नहीं, और ये एक अवसर दिया कि दुनिया के सामने हमें सिर नीचा करना पड़ा। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट कह के साइड कर दिया कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। लेकिन जो मुख्य धारा की पार्टी है, मान लीजिए ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो मुख्य धारा क्या प्रायश्चित करने जा रही है इस बयान को लेकर? उसने कुछ किया है प्रायश्चित? नहीं किया है। पूरे देश में जगह जगह जो ये विरोध प्रदर्शन दिख रहे हैं, ये पर्याप्त इंतजार करने के बाद दिख रहे हैं।
इस बीच एक कम से कम कोशिश तो होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या नहीं तो सरकार की ओर से होनी चाहिए थी, कि पूरे देश में कोई ऐसा व्यापक असंतोष न उभर आए, इसलिए अलग अलग ग्रुप से, समूह से, धार्मिक लोगों से मिला जाए, उनको समझाया जाए कि एक वाकया हो गया है, ये इसको इस रूप में देखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि हमने तो देखा कि जो सोशल मीडिया है या मुख्य धारा की भी मीडिया में लोग उनके समर्थन में आते गए, खुल के बयान देते हुए दिखे। साध्वी प्रज्ञा जी का बयान आया और दूसरे तमाम लोगों का बयान आया, कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं दिखी। तो इससे हमें ये लगता है, हम ये कहने को विवश हो जाते हैं कि ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, शायद एक राजनीतिक योजना के तहत हो रही, कि भले ऐसा हो, ये होने दिया जा रहा है कि एक पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, पहले देश में दिखाया जाता था कि ये मुसलमान एकजुट है और इसके लिए हिंदुओं को एकजुट करना जरूरी है, और अब दिखाया जा रहा है कि दुनिया के मुसलमान जब एकजुट हो सकते हैं तो हिंदुस्तान के क्यों नहीं हिंदू एकजुट हो सकते हैं। एक बहुत गंभीर किस्म की सियासत जो नजर आ रही है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जी राहुल सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी जैसा कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में ऐसा हो रहा है, या आपको लगता है स्वतः स्फूर्त है, जो उनके मन में गुस्सा था काफी दिनों से कि मोदी सरकार जो है मुसलमानों की नहीं सुनती है, उनकी बात नहीं करती, वो गुस्सा फूटा है? आपको क्या लगता है? देखिए, ओवैसी का हाथ कहीं पे रहा हो, हैदराबाद में रहा हो, उनका उकसावा रहा हो, ये स्वाभाविक है, हो सकता है। एक ऐसा मुद्दा सारे मुस्लिम नेतृत्व को और समाज को मिल गया है जिस पर वो सहज ही उत्तेजित हो सकते हैं। उनको एक मौका मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है, तो और वो उत्तेजित हैं। और जैसा अभी हमारे मित्र ने बताया कि ऐसा नहीं लग रहा कि उनको शांत करने की, कोई संवाद करने की या उनके गुस्से को शांत करने की कोई कोशिशें हुई हैं ईमानदारी से, गंभीरता से। केवल एक निष्कासन और एक किसी को पार्टी से हटा देने से शायद बात नहीं, उतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और करने की ज़रूरत है। तो ये तो तय है कि ये जो एक साथ जुम्मे की नमाज के बाद सारे शहरों में प्रदर्शन हुए और उग्र प्रदर्शन हुए हैं, ये अचानक अपने आप नहीं होगा। इनके पीछे कोई न कोई संपर्क, आपसी संपर्क, बातचीत, संवाद, योजना निश्चित रूप से रही है। और अभी एक चैनल पर मैं देख रहा था कि व्हाट्सएप पर भी एक 10 जून को विरोध प्रदर्शन की और भारत बंद की एक बाकायदा पोस्टर भी बने हैं, जो जाहिर है कि विद्युत किए गए होंगे व्हाट्सएप के और दूसरे मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, मुसलमान समाज में ये संदेश फैला है कि हमें 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन करना है। कहीं वो प्रदर्शन शांत रहा है, कहीं पर वो उग्र रहा है, कहीं पुलिस से मुठभेड़ हुई है, कहीं पर सख्त कार्रवाई हुई है, तरह तरह की। और ये ऐसा होता है जब इतने सारे लोग बाहर सड़क पे निकलते हैं। तो ये बात मैं सहमत हूँ अपने मित्र की बात से कि इसका अनुमान, इसका भान सरकार को, एजेंसियों को होना चाहिए था, उसके कुछ प्रयास किए जाने चाहिए थे। ऐसा कुछ लोगों ने तो कहा है कि किया गया था, लेकिन ये प्रदर्शन होगा, ये नाराजगी वो प्रकट करेंगे, इतना तो सबको पता ही था और इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। उससे भी बड़ी बात है कि क्या अब भी कोई गंभीर प्रयास होंगे मुस्लिम समाज को से संवाद करने के, या फिर इसको भी अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए भुनाने की कोशिश होगी कि देखो अब मुसलमान सारे एक हो गए हैं तो अब तो और ज़रूरी है, जैसा वो कह रहे थे कि अब हिंदुओं को भी एक हो जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पूरा संभव है और इससे निश्चित रूप से कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ होगा। देश का क्या होगा वो एक अलग प्रश्न है। देश के लिए बेहद घातक मौका है, बहुत घातक पल है। प्रेम से मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह आपने देखा कि पहला मौका है जब पूरा मतलब जो मुस्लिम कंट्री है एकजुट होकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, और अभी जिस तरह से कार्रवाई को लेकर योगी सरकार ने कहा है कि सख्ती से निपटेंगे, आपको लगता है कि अगर आने वाले समय में कोई सख्ती दिखाई जाती है तो दोबारा से जो मुस्लिम कंट्री है एकजुट होंगे और इस पर बोलेंगे, जैसा कि आईओसी ने भी डिमांड किया है कि मानवाधिकार आयोग से कि आप देखिए इस मामले में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है। देखिए दीपक जी, मुझे
इंटरनेशनली जो लोग विरोध कर रहे हैं उससे ज्यादा चिंता अपने देश में जो विरोध हो रहा है उसको लेकर। इंटरनेशनली तो हम बहुत तरह के प्रतिबंधों का भी सामना कर चुके हैं। हमने परमाणु विस्फोट किया, दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाया, उसको भी हम झेल गए। और ये जो इस्लामिक कंट्रीज एकजुट हुए हैं, निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि ये कोई वेलकम वाला मूव है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस्लामिक कंट्रीज इस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ एकजुट प्रतिरोध करें। और एक बात बारीक है कि मुसलमानों पर जुल्म होना और पैगंबर के खिलाफ बोलना दोनों दो बातें। मुसलमानों पर जुल्म तो दुनिया में कई जगहों पर हो रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता कि सारे इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाएं और इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन या इस्लाम वर्सेस अदर्स में कोई लड़ाई दिखे, ऐसा नहीं दिखता। तो इस बार चूंकि पैगंबर के खिलाफ बोला गया, तो इसलिए वो देश जो इस्लामिक हैं, यानी जिनके लिए पैगंबर पर कुछ बोलना इश्क निंदा और वहां तमाम तरह के कानून है, तो उनको एकजुट होने का अवसर मिला। यह अलग बात है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत राय अगर देखी जाए, मानी जाए, तो कोई भी इश्क निंदा का कानून, कोई भी इस्लाम का शरिया का कानून गैर इस्लामी पर क्यों लागू होगा, गैर इस्लामिक लोगों पर क्यों लागू होगा, ये मेरी अपनी राय है। इसके बावजूद गैर इस्लामिक लोग उनका अपमान न करें, ये भी तो जरूरी है। तो इसको देखना जरूरी है, पैगंबर पर निशाना बनाया गया। तो इस वजह से दुनिया में भी विरोध हुआ हमारे खिलाफ, और अपने देश में जो लोग मुस्लिम समुदाय इतने समय, बहुत पिछले कई समय से अलग अलग मुद्दों पर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उनका इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, ये स्थिति जो बनी है, तो इससे एक अंदर की बेचैनी रही है। इस नाम पर ये जो अवसर है, इसमें सबको उठकर निकलने का और आक्रोश व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। ये और खतरनाक बात है कि अगर इस तरीके से अगर आक्रोश निकलेगा तो कहीं समांतर में पैरेलल प्रतिक्रिया होने लग जाएगी, तो ये देश कहां जाएगा। इसलिए इसको और नहीं बढ़ने देना चाहिए। शुरुआती दौर में ही तमाम मस्जिद में जहां की जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, उनका यूनिफाइड ढंग से उनसे बातचीत की जानी चाहिए कि जुम्मे की नमाज का अवसर ऐसा अवसर में मत बदलिए कि हर जुम्मे के दिन एक खतरा महसूस हो और देश जो है हर जुम्मे को डरा रहे कि कुछ उपद्रव तो ना हो जाए। ये बात करने की जरूरत है और सरकार को करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हिंदू और मुसलमान के भी जिम्मेदार लोगों को बैठाकर सरकार की आंख के नीचे बात होनी चाहिए कि कैसे देश शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। एक बड़े पहल की जरूरत है, लेकिन चिंता ये है कि प्रधानमंत्री खामोश है, गृह मंत्री खामोश है और कोई बीजेपी के अध्यक्ष तक कुछ नहीं बोल रहे, और जिन्होंने बोला उनको फ्रिंज एलिमेंट्स बोलकर किनारा कर लिया गया है। जी राहुल सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या मुसलमान समुदाय को अब लग गया है कि पैगंबर साहब के मुद्दे को लेकर ही मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी आप देख लीजिए, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, कभी कोई देश भारत के मामले में नहीं बोला क्योंकि इसे आंतरिक मामला माना गया। ये पहली बार है पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जब सारे देश इकट्ठा हुए हैं। तो मुसलमानों को भी क्या ये लग रहा है कि यही सही समय है जहां पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है? जी, मैंने पहले कहा ही था कि उनको ये एक मुद्दा और मौका मिल गया है कि वो एक दबाव बना सकते हैं, अपनी संगठित ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, शक्ति का प्रदर्शन, अपनी नाराजगी का प्रदर्शन कर सकते हैं और इसका एक दबाव बना सकते हैं। वो सामाजिक दबाव भी होगा, वो राजनीतिक दबाव भी होगा और अब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होगा। जो ये स्थिति अचानक एकदम पैदा नहीं हो गई है कि नुपुर शर्मा के पहले सब कुछ एकदम ठीक था। हम जानते हैं कि उससे पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री भारत की धार्मिक तापमान बढ़ने पर अपनी चिंता प्रकट कर चुके थे। भारत ने उसका विरोध किया था, लेकिन वो चिंता उन्होंने प्रकट की थी। भारत में पिछले कई वर्षों में जो एक हिंदू मुस्लिम विभाजन और उग्र और तीखा होता जा रहा है लगातार, इसको सारी दुनिया देख रही है और मुस्लिम देश भी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक वो शांत थे। लेकिन जैसा अभी उन्होंने बताया कि मुसलमानों के साथ थोड़ा सामान्य रूप से उनकी उपेक्षा की जाए, उनको दबाया जाए, उनको अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की जाए, वो एक बात है। लेकिन सीधे जब रसूल पर, मोहम्मद साहब पर हमला किया गया है, ये उनको भावनात्मक रूप से बिल्कुल एक तरह से समझिए कि पागल बनाने जैसा भी मुद्दा एक हो सकता है कि विस्फोटक कर देता है स्थिति को, जब वो हो गई है।
और उनके नेतृत्व को भी समझ में आ गया है कि ये मौका अब हमें मिला है, हमें अपनी पूरी ताकत दिखानी है, पूरी अपनी भावनाओं को और उनकी उग्रता को प्रकट करना है। तो अब ये हो गया है, इसके वापस लौटना तो अब नहीं होगा, लेकिन इसके आगे कैसे निपटते हैं। और जैसा हमारे अभिमुख ने कहा कि इसके बाद अगर प्रतिक्रिया में अब विश्व हिंदू परिषद और ये जो हिंदूवादी संगठन है, ये खुद उनका ये जवाब देने में उतर आएंगे, ये भी प्रदर्शन करने की कोशिशें करने लगेंगे, तो एक बहुत ही विस्फोटक और भयानक स्थिति देश के लिए पैदा हो सकती है। और वो न तो अपने देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, आंतरिक एकता के लिहाज से अच्छी होगी, ना हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित किए बगैर रहेगी। तो अभी दोनों तरह के संकट, दोनों तरह के मोर्चे भारत के सामने खुल गए हैं। ये कहना बार बार जरूरी है कि एक बहुत नाजुक पल है हमारे इतिहास का, और इस समय केवल सख्ती की बात करना, केवल कानून व्यवस्था की टर्म्स में बात करना, ये शायद समझदारी नहीं होगी। एक ज्यादा प्रज्ञावान नेतृत्व की और हैंडलिंग की जरूरत सभी राज्यों के नेतृत्व की ओर से और केंद्र की ओर से है। और ये बात मैं सहमत हूँ पूरी तरह कि ये अवसर है कि अब जो देश के सबसे बड़े प्रमुख लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और अभी तक तो हमारे विदेश मंत्री भी नहीं बोले हैं इस विदेशों के मामले में, 15 देशों के मामले में, ये लोग अब सामने आए और एक आधिकारिक, बहुत गरिमा से लोगों की भावनाओं को कम से कम छूने की कोशिश करें, एक संवाद की कोशिश करें, और उनको, देश को भी और दुनिया को भी आश्वस्त करें कि यहाँ सब ठीक है और हम इससे निपट लेंगे। इससे भारत की जो प्रतिबद्धता है शांति के प्रति, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति, वो खंडित और प्रभावित नहीं हुई। प्रेम सर, मेरा सवाल है कि अभी तक अगर आप मोदी सरकार का कार्यकाल देखें तो उनका जो तरीका रहा है कि जब भी उनके खिलाफ कोई विरोध हुआ, कोई भी बड़ा, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं हुई है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। चाहे आप किसान आंदोलन की बात करें या एनआरसी सीए को लेकर बात करें, कभी भी ये सामने से नहीं आए। आपको लगता है कि ये जो नया मामला है, इसमें मोदी का रवैया कुछ अलग होगा या वो पुराने तरीके से ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे? दीपक जी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि उन्होंने बोला नहीं? उन्होंने बोला। गृह मंत्री ने बोला था, दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था, कि वोट दिल्ली में दोगे, करंट शाहीन बाग में लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला था झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हुए कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है इनको, तो बोला है। लेकिन जिस जिम्मेदारी के तहत जो बोलना चाहिए, जब बड़े बड़े मौके आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रह जाते हैं। मौनी बाबा तो कहा जाता था मनमोहन सिंह जी को कि वो बोलते नहीं है, यही बीजेपी के लोग बोलते थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह महत्वपूर्ण मौकों पर बोलते थे, लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। पूरा 13 महीने तक किसान आंदोलन चला। हमारे प्रधानमंत्री जी जब इसको खत्म करने आए, कृषि बिल को वापस लेने आए, तो कहे कि राष्ट्र हित में हम इसको वापस ले रहे हैं। तो राष्ट्र हित में वापस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किसानों को समझाया नहीं गया। कहा कि चूंकि हम किसान को मना नहीं सके इसलिए वापस ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जो बोलने का तरीका है उसमें कहीं गलती मानने की बात नहीं है, प्रायश्चित का भाव नहीं है, दूसरों को समझाने का भाव नहीं है। ये हमें देखने को मिला है। सीए एनआरसी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो तो कोरोना की वजह से वो आंदोलन रेट चढ़ गया और कोई नतीजे के बगैर निकल गया। लेकिन उस आंदोलन का इफेक्ट था कि सीए एनआरसी आज तक लागू नहीं हो पाया। इस बात को समझिए। उस आंदोलन, जब आंदोलन होते हैं, सरकार डरती है आंदोलन से, भले उसको वो माने या ना माने। किसान आंदोलन ने भी बता दिया, उनको यू टर्न लेना पड़ा। आज जो स्थिति, ये आंदोलन नहीं है, मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। ये आज जो उपद्रव हो रहे हैं, इसको आंदोलन मत बोलिए, क्योंकि ये कोई जनहित के काउज के लिए कोई आंदोलन नहीं है। ये किसी ने अपमान किया है पैगंबर का, उसका रिएक्शन है अपने धार्मिक वजूद के लिए। ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं आज न बोले तो कल क्या होगा, और जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये भी चिंता की बात है। खबर आ रही है झारखंड में, रांची में मंदिर पर हमले होंगे। इस तरह से अगर हमले होंगे तो ये सीरीज फिर रोकने नहीं पाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत गंभीर स्थिति है। आप आज इंटरवीन करना बहुत जरूरी है इस मामले में। सरकार को
और प्रादेशिक सरकारों के साथ भी तालमेल बनाने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। क्योंकि आज तो हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को समझाया जाए, कल जब झगड़ा बढ़ जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा किसकी ज्यादा गलती और किसकी कम गलती। फिर कोई न हिंदू पक्ष का जो मध्यस्थता करने वाला होगा या मुस्लिम पक्ष का मध्यस्थता करने वाला होगा, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति न बने। इसको बोलते हैं अराजकता, इसको बोलते हैं गृह युद्ध। तो गृह युद्ध की तरह देश को उस ओर नहीं धकेला जाए, इसके लिए इंटरवीन करने की जरूरत है, बोलना पड़ेगा। और अगर महत्वपूर्ण मौकों पर नहीं बोले तो मजबूत शासन जो है इस रूप में नहीं होता है कि आपको बहुत सारी सीटें मिल गई इसलिए आप सशक्त और मजबूत और ताकतवर और 56 इंच का सीना वाले हो गए। आपको एक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि वाकई आपका सीना जो है 56 इंच का है, और ये वक्त दिखाने का है। दीपक जी, सरकार को दिखाना पड़ेगा। हम सब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। राहुल सर, एक आखिरी सवाल यहीं से खत्म करूंगा। आपको क्या लगता है, जो आपकी राजनीतिक समझ है और जो आपने पीएम मोदी की रणनीति को समझा है, उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? सरकार की पूछ रहे हैं आप कि जी, मोदी सरकार की। जी, मुझे लगता है कि सरकार को अंदाज इसका होगा और प्रधानमंत्री को भी होगा कि ये स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है और कितनी गंभीर हो गई है। तो मुझे आशा है कि वो इसमें इंटरवीन करेंगे, इस बढ़ती हुई आग को और आंदोलन को, प्रदर्शनों को, विरोध को शांत करने की कोशिश करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। और जैसा उन्होंने कहा कि राज्यों से कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, सभी राज्यों के पुलिस बल एक दूसरे से बात करते रहें, एजेंसियाँ एक दूसरे से बात करते रहें। और इस समय आ गया है कि पूरे देश के स्तर पर सांप्रदायिक सद्भावना और संवाद कायम करने के लिए एक नया ईमानदार गंभीर प्रयास किया जाए, राष्ट्रीय और राष्ट्रव्यापी प्रयास किया जाए, मंच बनाए जाएं जहाँ पर दोनों पक्षों के या जितने भी पक्ष हैं उनको उसके प्रमुख लोग, ईमानदार प्रामाणिक लोग, नेतृत्व कर सकने वाले लोग आए, एक दूसरे से बात करें और लोगों की इस भड़कती हुई उग्र भावनाओं को शांत करें दोनों ओर की। इस संवाद के बिना, जो दशकों से हमारे यहाँ टूटा हुआ है, इस संवाद के बिना ये चीज़ें शांत नहीं हो सकती। केवल मैनेजमेंट से, केवल राजनीतिक प्रबंधन से, केवल कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार लेने से ये मसले हल नहीं होते हैं। ये दिलों का मामला है, दिमागों का मामला है। इसलिए दिलों और दिमागों के स्तर पर एक गंभीर, ईमानदार, प्रामाणिक प्रयास, संवाद का प्रयास और सद्भावना कायम करने का प्रयास बहुत ज़रूरी है। मैं आशा ही कर सकता हूँ कि हमारी सरकार ईमानदारी से ये काम करेगी, संवाद शुरू करेगी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो देश के सामने आएँ और उनको बताएं कि वो इसको कैसे देखते हैं और वो इसको कैसे ठीक करना चाहते हैं। जी, कुल मिलाकर आपकी बातचीत से जो लगा, ये सही मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर, चूंकि वो समस्त देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आना चाहिए और सख्ती से नहीं, बल्कि जिस तरह से मांग की जा रही है कि आप नुपुर शर्मा के खिलाफ आपने जो भी अभी कार्रवाई की है वो काफी नहीं है, उस पर कुछ सख्ती दिखाइए। तो मुझे लगता है ये सही समय है पीएम मोदी के लिए कि वो लोगों में एक मैसेज दे सकें कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी के भावनाओं की कदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आप सभी का।